हाँ तो बच्चों, आज मुझे एक सिलेबस मिला है, अभी वैसे 100% कंफर्म नहीं है, बोर्ड से सिलेबस मिला है। बीच के टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं। वो टॉपिक जो बोर्ड में जो 30% करके जो सिलेबस है वो बोर्ड में नहीं है, इसलिए वो टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं। 100% कंफर्म होने के बाद वो मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। तो जो मैंने टॉपिक छोड़ दिए हैं, इसके बाद जो बोर्ड में जो सिलेबस है उसके अनुसार नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है, टॉपिक है, लेसन है तरंग प्रकाश की। मैंने प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये कहलाती है तरंग प्रकाश की। तो इसका जरा हम पहले सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि तरंग प्रकाश की होती क्या है। तो परिचय तो जरा समझिए ध्यान से। इसमें दो मत प्रतिपादित थे। सबसे पहले था एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत निकाला था जिसे कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य अदृश्य सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं जिन्हें कणिका कहते हैं, और जब कोई कणिका हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, और भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाओं की साइज अलग अलग होती है। और इसमें भी कई उन्होंने प्रयोग किए थे अपने टॉपिक में। प्रयोग नहीं, कई उन्होंने सिद्धांत लिखे थे, प्रयोग नहीं किए इन्होंने। न्यूटन के कणिका सिद्धांत था, प्रयोग नहीं था। तो इन्होंने कई सिद्धांत लिखे थे, जिनमें एक ये भी था, जैसे एक ये भी था कि जब कोई कणिका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, माने जैसे हवा से कांच में जाती है तो विरल से सघन में गई, या हवा से द्रव में जाती है तो विरल से सघन में जाती है। तो जब कोई कणिका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो न्यूटन के अनुसार सघन माध्यम में कणिका की चाल अधिक होती है। माने जैसे हवा से द्रव में जाती है तो द्रव में तरंग की प्रकाश की चाल अधिक होनी चाहिए न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार। ये सबसे पहले था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रयोग नहीं, कणिका सिद्धांत, यही मैंने इसमें लिखा है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसके अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म अदृश्य हल्के कण निकलते हैं, अदृश्य हल्के कण निकलते हैं जिन्हें कणिका कहते हैं। जब कोई कणिका हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है, हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाओं की साइज भिन्न भिन्न होती है। और ये भी जिसमें मैंने बताया, जब कोई कणिका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में कणिका की चाल अधिक होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। जैसे हवा से कांच में जाती है तो न्यूटन की कणिका सिद्धांत के अनुसार कांच में प्रकाश की चाल अधिक होगी। ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत था। इसके कुछ वर्षों बाद एक वैज्ञानिक हुए हाइगेंस। तो हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसे कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो इनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने कहा क्या, जब कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में तरंग की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे जब हवा से कांच में जाएगी तो तरंग सिद्धांत के अनुसार हवा में प्रकाश की चाल अधिक होगी कांच की अपेक्षा। ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और न्यूटन का तो इसका उल्टा था। तो यही मैंने लिखा है। इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जब कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में तरंग की चाल कम होती है विरल माध्यम की अपेक्षा, माने सघन में कम होती है। जैसे एक ही बात है, जैसे हवा से कांच में जाती है तो कांच में कम होगी, हवा में ज्यादा होगी। या दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि हवा में ज्यादा होगी कांच की अपेक्षा, तो विरल माध्यम में अधिक होगी सघन माध्यम की अपेक्षा। तो ये दोनों विरोधी मत थे, और ये प्रयोग के आधार पर नहीं थे, ये सैद्धांतिक रूप से थे।
केवल अपनी थ्योरी के आधार पर थे। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए फोको, उसको कहते हैं फोको का ऐतिहासिक महत्व भी कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में आता रहा है बहुत पहले कि फोको का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो फोको के प्रयोग से पहले ये दो मत थे, दो विरोधी मत थे। तो न्यूटन ने बहुत प्रयोग किए थे, तो लोगों ने न्यूटन के कणिका सिद्धांत को उस समय मान्यता दी थी प्रयोग से पहले, और इसको मान्यता और अंतर नहीं दी थी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। फिर जब फोको ने प्रयोग किया तो फोको ने प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि जब कोई प्रकाश प्रयोग के आधार पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जैसे हवा से कांच में जाता है, तो हवा में चाल अधिक होगी, कांच में कम होगी। हवा में चाल अधिक होगी कांच की अपेक्षा। तो इस प्रकार से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को सही माना गया और न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। यही कहलाता है फोको का ऐतिहासिक महत्व। यही मैंने लिखा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल के ये दो विरोधी मत थे, और इसके बाद फोको ने प्रयोग किया। एक फोको वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया। यही फोको का प्रयोग है शॉर्टकट में कि फोको के अनुसार जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है सघन माध्यम की अपेक्षा, यानी विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन में कम होती है। तो इस प्रयोग से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को मान्यता मिली और न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। तो ये थी तरंग सिद्धांत का परिचय। नेक्स्ट है तरंगाग्र। तरंगाग्र कहलाता है किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। जैसे ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में जितने भी कण हैं वो सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो इसके अग्रभाग पर खींची गई स्पर्श रेखा तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करती है, तरंगाग्र कहती है और प्रदर्शित करती है। और इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये जो पृष्ठ है ये तरंगाग्र कहलाता है। तो किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के अग्रभाग पर खींची गई स्पर्श रेखा तरंग संचरण की नई दिशा को प्रकट करती है और इसको हम किरण कहते हैं। तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र के लिए जैसे आपको बनाना है तो आप 4 लाइन खींच लीजिए, दूसरी चौथी को मिला दीजिए, पहली और तीसरी को मिला दीजिए, फिर इसको इस तरह से मिला दीजिए। तो ये गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। और गोलीय तरंगाग्र तब बनता है जब स्रोत बिंदुवत होता है, और जब स्रोत बिंदुवत होता है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र गोलीय होता है। तरंग स्रोत एस बिंदुवत है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र गोलीय होता है। चित्र 1 में अब आता है समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र कहलाता है। जब स्रोत से दूरी बढ़ती चली जाती है तो तरंगाग्र समतल हो जाता है। ये चित्र 2 में दूसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र, माने बेलन के आकार का जैसा। तो यदि तरंग स्रोत रेखिल है, बिंदुवत नहीं है, रेखिल है, तो स्रोत के समीप तरंगाग्र बेलनाकार होता है। ये बेलनाकार होता है और दूरी बढ़ने पर, जैसे ही दूरी बढ़ती चली जाती है, तरंगाग्र समतल होता जाता है। तो आप 2 स्थितियां पढ़ी, यदि स्रोत बिंदुवत है, स्रोत के समीप तरंगाग्र गोली, दूरी बढ़ने पर समतल, और यदि तरंग स्रोत रेखिल है, रेखा के आकार का है, तो स्रोत के समीप तरंगाग्र बेलनाकार और दूरी बढ़ने पर फिर वह समतल होता चला जाता है। तो ये कहलाते हैं तरंगाग्र। नेक्स्ट है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये परीक्षा में आता है 3 नंबर में, तो समझिए। हाइगेंस ने
तरंग सिद्धांत के संबंध में निम्न परिकल्पनाएं की, निम्न अभिव्यक्तियां थी हाइगेंस की। पहली अभिव्यक्ति थी कि जब किसी, जैसे वायु है, इस वायु में तरंग संचरित होती है, कोई भी तरंग चलती है, तो वायु जिस माध्यम की है, जो भी माध्यम है, वैसे उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम इसमें ईथर माना है, इसके अंदर ईथर है, तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। जिन कणों के कंपन करने की कला समान होती है, उसके पृष्ठ के अग्रभाग पर खींची गई स्पर्श रेखा तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करती है। इस तरह की इसमें करीब 3 परिकल्पना है। पहली परिकल्पना है, जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, माध्यम का जो कण है वो कंपन करते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन करने की कला समान होती है, तरंगाग्र कहते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन करने की कला समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के अग्रभाग पर खींची गई स्पर्श रेखा, लंबवत नहीं, तरंगाग्र के अग्रभाग पर खींची गई स्पर्श रेखा तरंग संचरण की नई दिशा को प्रकट करती है। ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। जैसे माना ये स्रोत ऐसे, स्रोत बिंदुवत है, तो इस स्रोत के समीप तरंगाग्र गोली होगा, इसमें जो कण होंगे वो समान कला में कंपन करेंगे। वो कण उसी चाल से चलेंगे जिससे पीछे वाले चलते हैं। इनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं। इसके आगे जो कण समान कला में होंगे वो भी प्राथमिक तरंग की चाल से आगे चलेंगे। इसके बाद जो कण होंगे वो भी इसकी चाल से आगे चलेंगे। इसके बाद जो भी कण होंगे वो इसकी चाल से आगे चलेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि माध्यम में जो तरंग की चाल है वो सब जगह समान होगी। अब न्यूटन का इसमें विरोधाभास था। न्यूटन ने कहा था किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य अदृश्य सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं, जिन्हें कणिका कहते हैं। जब कोई कणिका हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। अब सोचिए, जैसे एक बल्ब है, इस बल्ब से कणिका निकलती है, तरंग, बल्ब का टंगस्टन का तार गर्म होता है या बल्ब का प्रकाश निकलता है तो कणिका निकलती है, स्रोत बिंदुवत हुआ। तो यहाँ पर जो तरंग होगी, उसकी जो कणिका होगी, तरंग यानी कणिका होगी, उस कणिका की चाल अधिक होगी। जैसी दूरी बढ़ती चली जाएगी कणिका की चाल घटती चली जाएगी। ये थी कमी किसमें? न्यूटन के कणिका सिद्धांत में। तो हाइगेंस ने ये कहा कि जैसे मान लो बल्ब से प्रकाश निकलता है तो बल्ब से प्रकाश हर जगह समान रहे, तो हर जगह समान रहे, इसके लिए उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना की कि जैसे मान लो ये बिंदु स्रोत है, इसके पास जो ये कण है, इनके कणों की कंपन की करने की कला समान है, तो ये प्राथमिक तरंग की चाल से चलेंगे, इनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इसके बाद जो कण होंगे वो भी द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगे, वो इसकी चाल से आगे चलेंगे। इसके बाद जो आगे वाले जो कण होंगे जो समान कला में कंपन करेंगे वो भी द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी, वो प्राथमिक तरंग की चाल से आगे चलेंगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि हर जगह जैसे यहाँ पर बल्ब जल रहा है तो हर जगह सब जगह बल्ब जो तरंग निकलेगी वो तरंग की चाल समान होगी। तो इसीलिए उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना की, अपने सिद्धांत में द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना की। तो ये कहलाता है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये प्राथमिक तरंग की ही चाल से आगे चलती है। जैसे ये बिंदुवत स्रोत है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी, ये प्राथमिक तरंग की चाल से आगे चलेंगी। यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी वो प्राथमिक तरंग की चाल से आगे चलेंगी। यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी वो भी प्राथमिक तरंग की चाल से आगे चलेंगी। तो हर जगह तरंग की चाल समान होगी। इससे न्यूटन के कणिका सिद्धांत का जो सिद्धांत था कि दूरी बढ़ने पर चाल घटती जाती है, वो फेल हो गया था। तो इसीलिए इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना की। अब आते हैं तीसरी इनकी अभिव्यक्ति की परिकल्पना। इससे हम तरंगाग्र खींचने का एक सिद्धांत मिला कि तरंगाग्र हम कैसे खींचते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि यदि स्रोत बिंदुवत है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र गोली होगा और दूरी बढ़ने पर समतल होता जाएगा,
और यदि तरंगाग्र रेखिल है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र बेलनाकार होगा और दूरी बढ़ने पर समतल होता जाएगा। तो इसमें क्या समानता है? समानता यह है कि चाहे तरंगाग्र बिंदुवत हो या रेखिल हो, दूरी बढ़ने पर तरंगाग्र समतल होता जाएगा। असमानता है क्या है कि यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र गोलीय होगा, और यदि तरंगाग्र रेखिल है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र बेलनाकार होगा। ये अंतर है। तो मान लो हमें तरंगाग्र खींचना है कि तरंगाग्र हम कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक तीसरी परिकल्पना की कि माना कि ये स्रोत S है, इस स्रोत से V4 से तरंग संचरित होती है, तरंगें V4 से चलती हैं। माना हमें t समय में तरंग की नई स्थिति ज्ञात करनी है। अब t समय कौन सा निर्धारित करते हैं? मान लो आप कम समय निर्धारित करते हैं, बहुत कम समय निर्धारित करते हैं, और यदि आप बहुत कम समय निर्धारित करते हैं तो तरंग स्रोत के पास ही होगी, और यदि आप बहुत अधिक समय निर्धारित करते हैं तो तरंग स्रोत से काफी दूर चली जाएगी। तो इसके लिए यदि स्रोत के पास होगी तो तरंगाग्र गोलीय होगा, और स्रोत से दूर होगी तो तरंगाग्र समतल हो जाएगा। तो ये गोलीय समतल इसकी उनकी परिकल्पना थी। तो इसके लिए माना बिंदुवत स्रोत S से तरंगें V4 से संचरित होती हैं, चलती हैं, तरंगें चलती हैं। t समय में स्रोत की तरंगाग्र की नई स्थिति ज्ञात करनी है। t समय में नई स्थिति ज्ञात करनी है। तो t समय में तरंगें कितनी दूरी तय करेंगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, तो चाल v समय t, vt दूरी तय करेंगी। इसमें अब इसको कैसे खींचते हैं? इसमें AB तरंगाग्र में AB में कितने कण? 1 2 3 4 5 समान कला में है। ये क्या है? समान कला में है, और समय कम है, तरंगाग्र गोलीय होगा। ये दिमाग में बैठा लिया। तो इसमें VT दूरी तय करेंगे। तो 1 2 3 4 को केंद्र मानकर VT त्रिज्या के गोले खींचेंगे। ये गोले खींचते हैं और अग्रभाग को खींची, अग्रभाग पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा को अन्वालोक कहते हैं। ये तरंग के संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करती है, इसे हम किरण कहते हैं। पीछे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि पीछे भाग पर भी डबल स्पर्श रेखा खींची गई, तो इसके बारे में हाइगेंस ने कुछ नहीं बताया। अब जैसे मान लो t समय ज्यादा था तो तरंग ज्यादा दूरी तय करेंगी, और जब तरंगें ज्यादा दूरी तय करेंगी तो तरंगाग्र समतल होता जाएगा। तो इसके लिए ये भी एक पृष्ठ है, इस पर सभी 1 2 3 4 5 समान कला में है, तो वो भी VT दूरी होगी। अब t ज्यादा है तो दूरी भी VT ज्यादा हो जाएगी। तो इसको 1 2 3 4 को भी केंद्र मान करके, 1 2 3 4 5 को भी केंद्र मान करके VT त्रिज्या के गोले खींचेंगे। इसके अग्रभाग पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये भी तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से ये इसको हम किरण कहते हैं। अब यही मैंने नंबर 3 पर लिखा है कि माना बिंदुवत। अब इसको समझने के लिए माना बिंदुवत स्रोत S से तरंगें V4 से संचरित होती है। t समय में स्रोत की तरंगाग्र की नई स्थिति ज्ञात करनी है। तो तरंगें कितनी दूरी तय करेंगी? VT दूरी तय करेंगी। AB में जो कण है 1 2 3 4 5 ये समान कला में है। इनको केंद्र मानकर VT त्रिज्या के गोले खींचते हैं। VT त्रिज्या के गोले की अग्रभाग A' पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींचा गया अनुवालोक या स्पर्श रेखा तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करती है। पीछे भाग पर खींची गई स्पर्श रेखा ये कुछ नहीं बताती है। तो ये थी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और इसकी ये तीनों परिकल्पनाएं।